गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्कोर बूस्टर सीरीज में स्वागत है। आशा करता हूं आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाले कुछ डिसीज़ को पहले डिस्कस करेंगे हम। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोथैल्मिया। जेरोथैल्मिया बेसिकली क्या है, जो आँख होती है ड्राई हो जाती है, और नाइट ब्लाइंडनेस के केस में पुअर विजन कम दिखाई देता है। विटामिन बी 1, जिसका साइंटिफिक नेम थायमीन है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है, जिसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, एनर्जी लेवल लो लो रहता है। अब विटामिन बी 2, इसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से अरीबोफ्लेविनोसिस डिसीज होता है, और जिसमें चिलोसिस की समस्या दिखती है। चिलोसिस मीन जो जैसे लिप्स होते हैं हमारे, जो म्यूकस ऑर्गन होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। विटामिन बी 3, नियासिन भी इसको बोलते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा डिसीज होता है। इसमें इसके जो सिम्टम्स हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया, ये 3D इसके सिम्टम हैं। विटामिन बी 5, पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से पैरेस्थेसिया होता है, जिसमें नंबनेस, कभी कभी आदमी एकदम शांत हो जाता है, अचानक से समझ में नहीं आता, तो उसको बोलते हैं नंबनेस की कंडीशन, जो कि विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन बी 6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया होता है, जिसमें बॉडी में जो ब्लड का लेवल है, अब ब्लड में बेसिकली हीमोग्लोबिन, उसकी मात्रा कम हो जाती है और वीकनेस बॉडी में रहती है। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, ये आयरन से मिलके बना है, और इसकी ये ब्लड में बेसिकली रेड कलर प्रोवाइड करता है। विटामिन बी 7, बायोटिन, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस एंड एंटेराइटिस की समस्या होती है। विटामिन बी 9, फॉलिक एसिड, इसके कारण मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया, और विटामिन बी 12 विटामिन बी 12 कोबालामिन, इसकी कमी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब इस वाले विटामिन बी 9 की जब डेफिशिएंसी होगी, तो उसमें लार्ज एबनॉर्मल आरबीसी का जो शेप है, वो एबनॉर्मल शेप हो जाता है, और फटीग की कंडीशंस रहती है। अब विटामिन बी 12 की कमी होगी तो एनीमिया देखने को मिलेगा, और उसमें इसमें भी क्या होगा, जो बॉडी है उसमें वीकनेस महसूस होगी, जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगी। विटामिन बी 6, जिसका साइंटिफिक नेम, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, आप अगर पढ़े होंगे तो, इसकी डेफिशिएंसी से स्कार्बी डिसीज होता है। इसमें जो मसूड़े हैं उसमें जो है ब्लीडिंग होने लगती है, और कहीं बॉडी में घाव हो जाए तो उसकी हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें बोन जो हमारे होते हैं, इसमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, अब बोन्स के क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। विटामिन ई, इसको ये रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, तो अगर जिस पर्सन में इस विटामिन की कमी होगी, उसमें फर्टिलिटी लेवल का रिडक्शन हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव इश्यूज देखने को मिलेंगे। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, जैसे कहीं से कट लगता है बॉडी में तो ब्लड फ्लो होने लगता है, कुछ टाइम बाद देखते हैं ब्लड जो है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो ये बेसिकली विटामिन के इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो कोई भी छोटा सा भी कट लगेगा तो वहाँ से एक्सेस ब्लीडिंग होगी। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर डिसीज देखने को मिलता है, जिसमें जो पेट होता है हमारा, उसमें सोलन आ जाती है, सूजन आ जाती है, और इसको बोलते हैं इडेमा। हेयर का कलर चेंजेस होने लगते हैं, डायरिया, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है, तो छोटे से छोटे भी जो डिसीज हैं जैसे सर्दी खांसी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं लंबी। अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक कैलोरी इनसफिशिएंट अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, साथ में प्रोटीन का भी कंजम्पशन कम है, तो उस केस में मरासमस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें पर्सन जो है बहुत पतला हो जाएगा, उसकी बोन और स्किन जो है बहुत डल हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डेफिशिएंसी कोई लॉन्ग टर्म तक रखता है, तो उससे कीटोसिस की समस्या देखने को मिलती है। कीटोसिस मीन्स ये होता है कि बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट्स कोई आदमी, पर्सन लंबे समय तक नहीं कंज्यूम करेगा, तो उस केस में हमारी बॉडी में एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, और जब आप सांस लेंगे, या जिसको बोलते हैं जमाई टाइप, तो उसमें क्या है कि एसीटोन रिलीज होता है, और एसीटोन का जो ऑर्डर होता है वो फ्रूट जैसे फल महकता है, उस टाइप का ये महकता है।
मैड काउ डिसीज ये आपको कैटल में देखने को मिलेगा। ये एक प्रायंस जो है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन है, जब उसका एब नॉर्मल हो जाता है तब ये होता है। मिनरल डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है, बॉडी में हमेशा फटीग की कंडीशंस बनी रहती है। आयोडीन जो कि थायरॉक्साइड जो हमारी ग्लैंड है जो नेक के पास होती है वहाँ से रिलीज होता है, इसकी कमी से ग्वाइटर होता है। आप अगर देखेंगे तो जिसको ग्वाइटर रहता है तो उसकी गांठ जो है ऊपर से दिखती रहती है। इसमें थायराइड जो ग्लैंड है वो उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बोन का डिसऑर्डर हो जाता है, बोन प्रॉपर नहीं रहती और ओस्टियोप्रोसिस की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस हैं इन्हीं से मिलके हमारा बोन का मेजर कंपोनेंट्स बना होता है। जिंक हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर ग्रोथ जिंक की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ इश्यूज देखने को मिलेंगे। अब ग्रोथ इश्यूज है तो उसमें हेयर लॉस भी देखने को मिलेगा, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाएगी। मैग्नीशियम से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं हमारी बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसेस चल रही है जिसके तहत इन जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे न्यूट्रिएंट्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो अगर मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस चल रही हैं बॉडी में वो एबनॉर्मल हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, तो जिससे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलती है। सिलेनियम मिनरल्स, अगर इसकी कमी होगी तो केसन डिसीज है एक, जो कि हार्ट से संबंधित है, ये देखने को मिलती है। फ्लोराइड आपने पढ़ा है कि ये डेंटल जो हमारा दांत है ये फ्लोराइड से बना है, तो इसकी डेफिशिएंसी से दांत कमज़ोर हो जाएंगे। बायोटीन ये स्किन और नर्व इशू के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसकी जब अगर कमी होगी तो हेयर लॉस आपको देखने को मिलेंगे। डायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, और इंसुलिन हार्मोन हमारी कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? पैंक्रियाज ग्लैंड। टेफ्रा, आप जानते हैं कि जब दो कंटिनेंट प्लेट्स एक जगह मिलती हैं तो वहाँ पे चांसेस होता है फोल्ड माउंटेन्स बनने का, कहीं कहीं वॉल्केनिक एरप्शन भी होता है। जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में निकलती हैं वॉल्केनिक एरप्शन से, और इसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो जिनको टेफ्रा कहा जाता है, जो वॉल्केनिक एरप्शन के टाइम पे निकलते हैं। ये बेसिकली लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक होते हैं, और लार्ज है तो इसलिए जब यहाँ से निकलेंगे तो ये जो वॉल्केनिक ये है इसके पास में ही ये गिर जाएंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए, टेफ्रा जो है ये वॉल्केनिक जब इरेप्शन होता है तो वहाँ से ये रिलीज होता है और इसकी साइज लार्ज होती है। सन से जो हमको एनर्जी मिलती है और स्टार से जो एनर्जी रिलीज होती है, इसकी थियरी हैंस बेथे ने दी थी। हैंस बेथे ने कहा कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी दो स्मॉल एटम मिल रहे हैं और एक नया एटम बना रहे हैं, और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। तो सन और स्टार के केस में क्या है, हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम फॉर्म करता है, साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है। हाइड्रोजन अगर बम की हम बात करें तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, और जबकि एटम बम न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पे एक बड़े न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव एटम है उसका डिवीजन होता है, और फ्यूजन के केस में रेडियो एक्टिव जो एटम है उनका वो फ्यूज करके एक दूसरा एटम बनाते हैं। नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ब्लू ग्रीन अलगे जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अगर हम अर्थ पे बात करें। इसका यूज बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। अब बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स, बायो मीन्स हो गया ये लिविंग है ब्लू ग्रीन अलगी, और फर्टिलाइजर्स मीन्स आप समझते ही हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स के लिए हम अपनी सॉइल में डालते हैं ताकि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े। जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास है तो इसमें एक क्रीमी लेयर है और एक है नॉन क्रीमी लेयर। तो ये जो क्रीमी लेयर है इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, जो नॉन क्रीमी लेयर है इन्हीं को केवल रिजर्वेशन मिलता है। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको मंडल केस भी बोलते हैं, 1992 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% जो रिजर्वेशन था ओबीसी को इन सिविल पोस्ट में वैलिड करार दिया,
लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाए ताकि जो पर्सन को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है उनको रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जा सके। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर के लिए वो रामनंदन प्रसाद कमेटी ने रिकमेंड किया। वर्ल्ड में अगर हम बात करें आइलैंड, आइलैंड बेसिकली एक ऐसी कंट्री होती है या ऐसा प्लेस होता है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है। तो अगर वर्ल्ड में बात करें तो ग्रीनलैंड सबसे लॉन्गेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट। उसके बाद आपका न्यू गुनिया है, फिर बोर्नियो आइलैंड एंड मेडागास्कर। आपको ये चार पता होना चाहिए सीक्वेंस इनका। और पेनिनसुलर जो रीजन होता है उसको भी जान लीजिए। जैसे ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से घिरा है। जो रीजन 3 साइड से वाटर से घिरा होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अभी इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो वार चल रहा है उसमें ईरान जो है, जो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो बेसेस हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे भी अटैक कर रहा है। तो इसलिए हमको ये पोर्ट्स जो है जानने इम्पॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये इम्पॉर्टेंट 3 पोर्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जेबल अली पोर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये देखिए आपका क्या है, जेबल अली पोर्ट। खलीफा पोर्ट आपको मिलेगा अबू धाबी में, आपको मिलेगा खलीफा पोर्ट, ये है। और फुजायरा पोर्ट ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ये भी है। तो ये 3 पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए जो जहाँ पे ईरान जो है अटैक कर रहा है। वैसे ये सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो न्यूज़ में रहता है केवल वही आपको पढ़ना है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस स्टेट की जो फिजिकल पॉलिसी है हेल्थ से संबंधित वो कितना इफेक्टिव है, कौन सा स्टेट अच्छा है, कौन सा स्टेट कम अच्छा है इन द केस ऑफ हेल्थ, ताकि उनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया जा सके कि वो फिजिकल रिफॉर्म्स करें और प्रमोट करें ऐसी पॉलिसी का जो कि हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करे। ये 5 पिलर पे बेस्ड है। इसमें 5 चीज़ों को कंसिडर किया जाता है इस इंडेक्स को रिलीज करने से पहले। इसमें है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी जो भी आप पैसा स्टेट एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कितना इफेक्टिव है इन जनरेटिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। रिवेन्यू का मोबिलाइजेशन, यानी आप जब सरकार पैसे खर्चा कर रही है हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए तो वहाँ पे जो है वहाँ के टैक्स सिस्टम है, वहाँ से कितना टैक्स जनरेट हो रहा है और कितना रिवेन्यू जो है नॉन टैक्स है। फिजिकल प्रूडेंस कितना है, मतलब जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, ये स्टेट किस तरह से मैनेज कर रहा है। डेट इंडेक्स, लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट डेट, स्टेट का कितना जो है उधारी है। और डेट सस्टेनेबिलिटी, ऐसा तो नहीं है कि स्टेट ने बहुत ज़्यादा उधारी ले लिया हो और उसको रिपे ना कर पाए। तो ये इन 5 पिलर का कंसिडर करके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया कि ये मेडिसिन से संबंधित है। बेसिकली ये जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है ना, ये डिफरेंट सेक्टर को जितने भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, सभी को कंसिडर करेगा, क्योंकि ये फिजिकल की बात कर रहा है। ये हेल्थ केवल फार्मास्यूटिकल सेक्टर की नहीं बात हो रही है, स्टेट की जो फिजिकल कंडीशंस है वो कैसी है, उसके पास कितना पैसा है, उससे संबंधित है। इसमें स्टेट्स को अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स, एस्पिरेशनल स्टेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। फ्रेंडली फायर, बेसिकली जब कोई कंट्री अपनी ही मिलिट्री पे अटैक कर देती है या अपने जो दोस्त हैं उनकी मिलिट्री पे अटैक कर देती है, और ये कब होता है, ड्यू टू मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट्स, कम्युनिकेशन फेलियर हो या टेक्निकल एरर्स हो, ऐसे केसेस में ये घटनाएं होती हैं और इसी को बोलते हैं फ्रेंडली फायर। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये एक टाइप का ट्रैकिंग सिस्टम है जिसके द्वारा जो भी शिप्स कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, जैसे अभी क्रूड ऑयल का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सीएनजी, इनका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
तो ऐसे केसेस में शिप के द्वारा ये शिप जो है मेरीन रूट्स अडॉप्ट किया जाता है। अब मेरीन रूट में कौन सी शिप कहाँ पहुँची है, इसको जानने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सी शिप कहाँ पे है। ये अभी देखने को मिला कि जब ईरान जो मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है, वहाँ से कई ट्रिक जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पास हो रही थी शिप, उन्होंने अपना एआईएस सिस्टम को ऑफ कर दिया। इससे क्या होता है, जब वो ऑफ कर देंगे तो वो राडार सिस्टम में नहीं आ पाएंगे, उनको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। और इसी प्रैक्टिस को कि स्विच ऑफ कर दो एआईएस सिस्टम को, ताकि कॉन्फ्लिक्ट के समय आराम से निकल जाओ, तो इसी को बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को डार्क ट्रांजिट और डिजिटल डार्कनेस। क्योंकि जैसे ही आपने एआईएस सिस्टम को शिप ने बंद किया, तो वो शिप क्या हो गई, पूरी तरह से इनविजिबल हो गई, क्योंकि उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन। सबसे पहले हम डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स आपके सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं एंड लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनका मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब जैसे आप ये एक एग्जांपल से समझिए कि आप अगर मान लीजिए एक रूम में हैं, तो रूम के एक कॉर्नर में आपने परफ्यूम, अगर आपने जो है अपने कपड़ों पे डाला, अगर आपका दोस्त दूसरे कॉर्नर पे है, तो उससे आप अगर पूछेंगे तो वो बोलेगा कि यहाँ पे परफ्यूम की अभी महक नहीं आ रही है, जस्ट मारने के बाद ही। लेकिन कुछ टाइम बाद वो बोलेगा कि यहाँ पे भी परफ्यूम की जो है सुगंध आ गई है, क्योंकि यहाँ पे जब पर्सन ने परफ्यूम किया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है परफ्यूम पार्टिकल्स का बढ़ गया। और यहाँ पे परफ्यूम पार्टिकल्स का इस कोने में बी, अगर इसको नाम दें और इसको ए, तो बी वाले पोर्शन पे परफ्यूम का कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद इस पार्टिकल का डिफ्यूजन होगा, यानी ये मूव करेगा फ्रॉम दी ए प्लेस टू बी, और ये पूरे कमरे में फैल जाएगा। और अब ये आप सोच रहे होंगे कि हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में क्यों मूव करता है पार्टिकल, आखिर ड्राइविंग फोर्स क्या है। तो ड्राइविंग फोर्स बेसिकली स्टेबिलिटी होती है। जैसे आप ही एक क्राउडेड एरिया में अभी आप रह जाइए, जैसे दिल्ली जैसा रीजन है, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है इंडिया में, अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है कि ट्रैफिकिंग की भी समस्या देखने को मिलती है, और जो एनवायरनमेंट, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको लोग मिस करने लगते हैं, और वो ट्राई करते हैं कि ऐसे रीजन में शिफ्ट हुआ जाए जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, साथ में साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। तो इसी प्रकार ये पार्टिकल्स भी मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये देखिए, ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था और ये लो कंसंट्रेशन वाला रीजन था, तो यहाँ से मूव कर गया। अब ऑस्मोसिस की बात करें, तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब भैया डिफ्यूजन मतलब स्पेशल टाइप क्या है, इसमें इसमें मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, लेकिन वो पार्टिकल केवल लिक्विड होता है, और मोर और लेस जो है वाटर ही रहता है। ठीक है, ये स्पेशलिटी एक ये हो गया कि लिक्विड रहता है, और दैट इज मेनली क्या रहेगा, आपका वाटर रहेगा। और दूसरा केस है कि इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है, जिसके थ्रू पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। तो ये आप डायग्राम में देखिए, ये आपका क्या है, सेमी परमिएबल मेंबर है, और यहाँ पे सॉल्यूशन था, और यहाँ पे प्योर वाटर था। तो अब ये देखिए, हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ये प्योर वाटर में क्या है, बहुत ज़्यादा है। वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन के साइड में वाटर का जो कंसंट्रेशन है लो है। और अभी हमने बात किया कि ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, दोनों के केस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, और ख़ास तौर से ऑस्मोसिस के केस में केवल लिक्विड पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, और मेनली दैट इज अ वाटर। तो यहाँ पे वाटर हाई कंसंट्रेशन है और इधर वाटर लो कंसंट्रेशन है,
तो हाई कंसंट्रेशन से वाटर मूव करेगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्बर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, इन द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे वाटर का है, और दैट इज ए सॉल्यूशन साइड। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यही है ऑस्मोसिस, एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का जिसमें केवल वाटर मूव करता है और एक मीडियम रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा कि ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि रूट्स जो है प्लांट की वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, और सॉइल में जो है वाटर ज़्यादा है कंपेयर टू दी प्लांट्स के रूट्स में। तो हाई कंसंट्रेशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स है सॉइल में, वो मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेंबर इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, जाइलम के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, और फोटोसिंथेसिस उसके द्वारा प्लांट की लीव करेंगे। और देखिए ये किसके द्वारा ड्राइविंग फोर्स क्या है जो हमने डिस्कस किया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जो मैंने बोला कि जो ऑस्मोसिस है एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, तो क्या हम बोल सकते हैं ऑल ऑस्मोसिस इज ए डिफ्यूजन, ये बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। बट वाइस वर्सा सही है कि नहीं? नॉट, वाइड वर्सा नहीं है, यानी ऑल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन में पार्टिकल क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब ये एग्जांपल हम अगर सॉलिड का आपको बताएं, तो जो ये ब्रास है, ब्रास क्या है, एक तरह का अलॉय है, और ये किससे मिलके बना है, कॉपर और जिंक, कॉपर एंड जिंक से मिलके अलॉय बना है। तो इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि विथ ओवर टाइम, मतलब लॉन्गर टाइम लगेगा, क्योंकि सॉलिड में मोमेंट जो है पार्टिकल्स का वो स्लो होता है कंपेयर टू दी गैस। तो जब स्लो मूवमेंट होगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कॉपर और जिंक अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे जैसे उनको खाली स्पेस मिलेगा। और लिक्विड के केस में बात करें तो ये मान लीजिए वाटर है, और वाटर में आपने एक एक इंक की बूंद, एक बूंद इंक डाल दी, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ये इंक फैल गया। वो नील नहीं होता था पहले, जो हम लोग कपड़ों, वाइट कपड़ों में देते थे, तो वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता था। वहाँ पे क्या होता था, डिफ्यूजन। और गैस जो हमने बात की परफ्यूम का केस में, तो आपका अगर ऑर्डर की बात की जाए तो डिफ्यूजन सबसे स्पीड किस में होगा, गैस में, उसके बाद लिक्विड एंड देन सॉलिड। ये ऑर्डर हो गया डिफ्यूजन का। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज डिसैलिनेशन में किया जाता है, जहाँ पे साल्ट वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, साल्ट वाटर में से प्योर वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके लिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ये आपकी सेमी परमिएबल मेंबर है, और यहाँ पे साल्ट वाटर है जिसमें वाटर, प्योर वाटर प्लस साल्ट मिले हैं। ये साल्ट आपके कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपके साल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, जिससे यहाँ पे जो वाटर हैं, अब यहाँ पे देखिए ये जो वाटर हैं, जब प्रेशर लगेगा तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होके इस साइड आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर। अगर प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे तो ये जो फ्रेश वाटर है इधर, ये मूव करेगा इधर, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, अगर दोनों की तुलना की जाए तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस होने लगेगा। इसीलिए प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जाता है, और दैट इज अ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रूमिनेंट्स एंड मेथेन एमिशन। रूमिनेंट्स ऐसे जो काऊ, बफेलो, शिप होती हैं, इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये जुगाली करती हैं ना, जब ये प्रोड्यूसर जो कि प्लांट्स बेस्ड जो चीज़ें खाती हैं, तो ये जुगाली करती हैं, और जब जुगाली करती हैं तो इनके स्टोमच में एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको र्यूमन बोलते हैं, जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। और जब इन्होंने फूड को इंजेस्ट कर लिया, उसके बाद इस फूड को जो माइक्रोब्स होते हैं र्यूमन में, वो ब्रेक डाउन करते हैं, और जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उस केस में ये आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, इसका रिलीज होता है। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं
जब जुगाली करती हैं ये गाय हो गई या भैंस हो गई, तो इससे मेथेन का एक्स्ट्रा रिलीज होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा, साथ में फार्टिंग के समय भी रिलीज होता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एंटरिक फर्मेंटेशन। अब इससे क्या हो रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है तो इससे क्या होगा कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो वार्म होगा, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ से रिलीज होती है उसको ट्रैप कर लेंगी, और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक टाइप की इंफ्रारेड रेडिएशन होती है जो वार्म करेंगी अर्थ के एटमॉस्फेयर को। ये मेथेन 28 टाइम्स मोर पावरफुल है देन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम 100 ईयर का कॉन्सेप्ट या 100 ईयर का स्केल हम लें। अब इसको समझने के लिए आप ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को समझ लीजिए। ग्लोबल, अब देखिए कोई गैस कितना ग्रीन हाउस गैस इफेक्टिव है, कितना हीट ट्रैप करेगा, इसको मेजर करने के लिए हमको एक रेफरेंस चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि ये गैस 100 टन एब्जॉर्ब कर रही है सी हीट को, तो या ग्रीन हाउस गैस को, तो किसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, किसी का तो रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा ना, रेफरेंस पॉइंट हमेशा मैंडेटरी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के केस में ये मेजर किया जाता है कि 1 टन ऑफ जो ग्रीन हाउस गैस है वो कितना हीट ट्रैप करेगा रिलेटिव टू, कंपेयर टू दी 1 टन ऑफ CO2 जो ट्रैप हीट करता है 100 ईयर में। तो ये लिया गया रेफरेंस पीरियड। तो CO2 को ये बोला गया जो 100 साल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 1 टन हीट ट्रैप करेगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में बाकी का भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाला गया। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 100 साल में 1 टन जो है हीट 1 टन जो है हीट को ट्रैप कर रहा है। उसी प्रकार मेथेन जो है ये 12 से 13 साल में ही 12 टन जो है ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब कर ले रहा है इस 12 से 13 साल में। अगर हम 100 साल का बेसिस लेंगे ना कि उस बराबर, तो ये 28 से 29 टन हो जाएगा। तो यानी मेथेन जो है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू द ग्रीन हाउस गैस। तो ये बाकी का भी है। अब इसका अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। PFC का सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा, फिर SFC, N2O, मेथेन एंड देन CO2। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। CO2 भले आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे अधिक कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपका मेथेन जो इस साइड होगा वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि कम टाइम में वो ज़्यादा टन ऑफ हीट ट्रैप कर रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड अगर इस पूरी लिस्ट में जो ये लिस्ट है इसमें सबसे अधिक जो है हीट को ट्रैप करता है। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन, ये एक टेक्नोलॉजी है डिसैलिनेशन की, जिसमें जो ओशियन वाटर होता है जो बेसिकली साल्ट नेचर का है उसमें से साल्ट को सेपरेट किया जाता है और प्योर वाटर को प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे बेसिकली जो टेक्निक यूज होती है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वार्म सरफेस ओशियन टेम्परेचर और कोल्ड डीप सी टेम्परेचर। जैसे ये अगर ये आपका क्या ये ओशियन है, तो आप जानते हैं कि जो अर्थ सरफेस टेम्परेचर होगा ओशियन का वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी जो डीप टेम्परेचर होगा ओशियन वाटर का। अब एक चीज़ आप इसको समझने, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है, तो आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, अगर ये वाटर है तो क्या होगा, ये अगर आपने बर्नर लगा दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर बॉयल करने लगेगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों बॉयल करता है, क्योंकि ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर से इस वाटर पे लगेगा, और जैसे ही वाटर को जब हीट किया जाने लगेगा तो यहाँ पे एवापोरेशन होगा और वेपर फॉर्म होगा। इसको क्या बोलेंगे, वेपर। तो वेपर भी एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर अगेंस्ट में लगाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इन दोनों की अगर बात की जाए, तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तब वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसी में आप सोल्यूट डाल दीजिए कुछ सोल्यूट, तो
इससे क्या होगा कि अब ये सॉल्यूट इस वाटर के सरफेस को घेर लेंगे, जिससे अब ज़्यादा हीट करना पड़ेगा इस वाटर को, ताकि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो। इसी प्रकार अगर ये वाटर है, इसको हीट कर रहे हैं 100 डिग्री, वाटर है मान लीजिए केवल वाटर, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब आप चेंज करेंगे तो जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी वेरी करेगा। अब हो सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर को कम किया, अब वाइपर प्रेशर कम रिक्वायरमेंट होगा टू एक्सीड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब 100 के बजाय हो सकता है आपका 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करने लगेगा। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल पे लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्निक बेस्ड है। अब इसके अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये देखिए, एक ये फ्लैश चैम्बर होता है जिसमें बेसिकली ये वैक्यूम है। वैक्यूम बोलिए, यहाँ के टेम्परेचर बहुत, प्रेशर जो है बहुत लो होता है। अब लो प्रेशर है तो, और यहाँ से एक वाटर पंप यूज किया जा रहा है, जिससे ये जो वार्म सरफेस वाटर है ओशियन का, उसको पंप किया जाता है और इसको इस चैम्बर में पास किया जाएगा। जैसे ही चैम्बर में पास किया जाएगा, अब इसका टेम्परेचर कम से कम 3 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है ओशियन सरफेस वाटर का। तो ये वाटर जैसे ही इस चैम्बर में इंटर करेगा, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है, या इसके अंदर वैक्यूम प्रेशर है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कम हुई तो वेपोरेशन जो है क्या किया, एक्सीड कर जाएगा, और यहाँ पे वेपर फॉर्म होंगे वाटर के। इस वेपर को यहाँ पे एक ट्यूब के द्वारा पास कराया जाता है, और ये एक देखिए एक हीट एक्सचेंज सिस्टम है, जिसमें कोल्ड वाटर जो कि ओशन के सरफेस से थोड़े डीप में जाएंगे तो वहाँ पे कोल्ड वाटर रहेगा, तो इसको पंप किया जाता है इस हीट एक्सचेंज से। और जैसे ही ये वाटर वेपर इस हीट एक्सचेंज कोल्ड वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो कंडेंसेशन होगा। अब कंडेंसेशन होगा तो ये यहाँ पे कलेक्ट होगा, और इसको फिर वापस एक पंप के द्वारा इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और स्टोर कर लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग और अदर फैसिलिटीज। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका देखिए बेनिफिट इसमें क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये वाटर जैसे यहाँ वेपर फॉर्म हुआ तो ये जो साल्ट था यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और इस साल्ट को एक डिस्चार्ज पाइप होता है उसके थ्रू वापस ओशन में मिला दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, जिसके कारण जो ऑपरेशनल कॉस्ट है सच सिस्टम LTDD, लो थर्मल टेम्परेचर लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू दी जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, या अदर डिसैलिनेशन प्रोसेस लाइक आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। और यहाँ पे एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि ना तो कोई केमिकल ऐड नहीं किया जा रहा है, ना तो प्री ना तो पोस्ट ट्रीटमेंट सी वाटर का, तो जिसके कारण ये पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो भी मिनिमल है इस केस में। यहाँ पे कोई भी ग्रीन हाउस गैस का भी एमिशन नहीं हो रहा है, तो ये प्रोसेस या ये टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली है। इसके वेलोसिटी, जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, गैसियस का एनवेलप है। अब ये कुछ ही हाइट तक है। अब आप पूछेंगे सर कुछ ही हाइट तक क्यों है, क्योंकि जो अर्थ है ये अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इस एटमॉस्फेयर को बांधे रखी है, और जब इस एटमॉस्फेयर को आप क्रॉस कर जाएंगे तो स्पेस मिलेगा जहाँ पे कोई भी गैसेस नहीं है। अब एस्केप वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से हम स्पेस की तरफ फेंकें तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाए और वापस वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना इंटर हो, यानी ग्रेविटेशनल जो फील्ड है अर्थ की या ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के, उसको ओवरकम कर जाए। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gm डिवाइडेड बाई आर, ये है रेडियस ऑफ। अब ये हो सकता है अर्थ के केस में बात करेंगे तो अर्थ के रेडियस, मून के केस में बात करेंगे तो मून का रेडियस। तो अर्थ की जो स्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और लेकिन जो मून की स्केप वेलोसिटी है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा कि जो मून सरफेस है वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है।
अब देखिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड इतना कम स्पीड है इसके वेलोसिटी, तो कोई भी चीज़ रहती है तो वो स्केप कर जाती है अर्थ मून के एटमॉस्फेयर से। और गैस मॉलिक्यूल्स जो है इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि उनकी स्पीड इसके वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, जिसके कारण सारी गैसेस स्केप में स्पेस में भाग जाती हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये कोई मेटेलिक एलिमेंट्स हैं या कोई आप ले लीजिए कोई मेटेलिक कंपोनेंट्स हैं, तो इसका जो डेंसिटी होगा ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द सरफेस। तो अगर हम इसका मास चेंज कर दें, अगर हम क्वांटिटी चेंज करें, मान लीजिए इतना ने हमने काट के निकाल दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मास चेंज होगा। मास क्या होता है बेसिकली, कोई भी मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितने उसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, वो उसी को अगर आप जो मेजर कर लेंगे तो वो आपका क्या होगा, मास होगा। और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, वेट भी चेंज होगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, यम इंटू जी। यम आपका मास है, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पूरे सरफेस का डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई वाटर ये है या लिक्विड कोई भी हो सकता है, इसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप इसमें इमर्स करना चाहेंगे, तो वाटर भी एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, जिसको बोलते हैं बायोंसी फोर्स। और बायोंसी फोर्स इसका जो कितना अमाउंट है, ये इक्वल होता है कि ये जो लिक्विड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कितना वाटर को डिस्प्लेस किया, क्योंकि ये जब डाला जाएगा वाटर में तो ये ऑब्जेक्ट कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, उसी के वेट के बराबर बायोंसी फोर्स होगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट था, इसको जैसे ही डिस्पर्स किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इतने, अगर इसको इमर्ज कर देंगे तो इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा। अब अगर हम इसी वाटर का हम वेट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बायोंसी फोर्स। और जब बायोंसी फोर्स और वेट ऑफ बॉडी अगर इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट होगा। अगर बायोंसी फोर्स ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ राइज होगा, और अगर कम हो गया तो ये डूब जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बायोंसी फोर्स एक अपवर्ड पुश है जो लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट इसमें इमर्ज किया जाता है। बायोंसी फोर्स का अमाउंट होता है लिक्विड का डेंसिटी कितना है इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम कितना है जो डिस्प्लेस हुआ है। और लिक्विड का डेंसिटी क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड पर वॉल्यूम। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ से आप देखिए ना, हमने बोला कि बायोंसी फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब बायोंसी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी पे। तो देखिए बायोंसी फोर्स अगर ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अब बायोंसी फोर्स ज़्यादा हो गया ऑब्जेक्ट के वेट से तो ऑब्जेक्ट राइज कर जाएगा। अब बायोंसी फोर्स कम है कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट वेट, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अब अगर हम डेंसिटी, क्योंकि यहाँ देखिए इस फार्मूले में डेंसिटी भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे तो अब आप मेजर करने जा नहीं रहे हैं, तो अगर आपको डेंसिटी भी पता होगी जो ऑब्जेक्ट डुबाया जा रहा है और जिस लिक्विड में डुबाया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, कि सरफेस पे ही सस्पेंडेड रहेगा। तो अगर डेंसिटी जिस ऑब्जेक्ट को डुबोया जा रहा है वाटर में वो कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है तो वो लिक्विड में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और इक्वल डेंसिटी है तो ये स्टेज सस्पेंडेड रहेगा, मतलब वाटर पे फ्लो। जैसे ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे इस वाले केस में देखिए ये क्या है, जब दोनों बराबर हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है शिप और सबमेरिन बनाने में, क्योंकि इससे पता चलेगा ना कि अब शिप को कैसा बनाना है कि उसमें जो बायोंसी फोर्स जितना वाटर डिस्प्लेस करे, जो बायोंसी फोर्स लगे वो उसका अमाउंट कम हो, ताकि ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर जाए। हाइड्रोमीटर को का में यूज होता है इस प्रिंसिपल का। हॉट एयर बलून्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए, जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डेंसिटी फाइंड करने के लिए। अब देखिए जब वाटर को हीट किया जाता है
तो आप जानते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो क्लोजर आते हैं। जो आइस है, आइस में काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस होता है, मॉलिकुलर लेवल पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो ये जो खाली स्पेसेस रहते हैं ये जो है एटम के द्वारा भरे जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और 4 से 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, जो कि नॉर्मल एक्सपेंशन है किसी भी लिक्विड का ड्यू टू हीटिंग। अब आप जानते हैं कि जो आइस है, ग्लेशियर है, ये फ्लोट करते रहते हैं। और हमने अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब देखिए जो डेंसिटी ऑफ जो आइस की डेंसिटी होती है ये वाटर की डेंसिटी से कम होता है। और ये कितना होता है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर जितना होता है उसका 90% डेंसिटी होती है आइस की। तो जिसके कारण आइस फ्लोट करेगा वाटर में। इसीलिए जब आइस को इनसाइड प्योर वाटर रखा जाता है तो आप देखेंगे कि 90% जो आइस है वो वाटर के अंदर रहता है और 10% एबव वाटर रहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा मूवी में या डिस्कवरी चैनल में कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस बर्ग हैं, ये क्या है, बेसिकली फ्लोट करते रहते हैं। इनका कुछ ही पोर्शन ओशन के सरफेस पे रहता है और बाकी का इनसाइड दी वाटर रहता है। अब देखिए जो और एक रीजन आप देखते हैं कि जैसे ये सरफेस है, आपने मूवी में देखा होगा, रील में भी देखा होगा सकता है कि लोग ऐसे बर्फ़ की पूरी चादर जमी रहती है और लोग वहाँ वहाँ पे होल करते हैं, होल करके देखते हैं कि वहाँ पे लिक्विड वाटर है और उससे फिर क्या करते हैं, मछलियाँ भी पकड़ते हैं। अब ये आप पूछ सकते हैं कि सर ये ऊपर जो है फ्रोजन आइस है पूरा, नीचे वाटर कैसे है? और वो भी जो नीचे वाटर है उसका टेम्परेचर भी 4-5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही होता है कंपेयर टू दी सरफेस। तो इसका रीजन बेसिकली ये है कि जो आइस होता है ये लेस डेंस होता है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वाटर से, और ये वाटर पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा आइस। और आइस एक गुड इंसुलेटर होता है। जो एनर्जी होती है, जैसे ये आइस की कवर है, नीचे वाटर है और ये एटमॉस्फेयर है, तो अब एटमॉस्फेयर में बहुत भले ठंडी पड़ रही हो लेकिन ये क्या है, इंसुलेटर काम करेगा ये आइस आपका, तो ये हीट को यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं होने देता, जिसके कारण नीचे का वाटर लिक्विड अवस्था में ही रहता है। और वाटर की जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, जिसके कारण जो वाटर है उसका टेम्परेचर तो अब 4 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं। अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया तो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, तो वाटर तो और नीचे चला जाएगा ना। तो बस यही चीज़ यहाँ पे होता है, इसीलिए लिक्विड जो है फ्रोजन सरफेस के नीचे रहता है। कोई भी लिक्विड है वो अपने ही, अगर उस लिक्विड का सॉलिड बनाया जाए और उसको उसी लिक्विड में डुबोया जाए तो ये चांसेस हैं कि वो नहीं डूबेगा, फ्लोट करेगा, जैसा कि आइस के केस में भी होता है। अब एनर्जी सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेंशनल सोर्स और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स मीन्स हो गया बेसिकली ट्रेडिशनल सोर्स, जो हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत इसको बोलते हैं, जो हम बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे वुड, जंगलों से लकड़ी काट के फिर उससे खाना बनाना, ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से यूज हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कि रिन्यूएबल हो और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, यानी इनका यूज करने से जो हार्मफुल गैसेस हैं जो अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनका रिलीज नहीं होता है। तो इसके सोर्सेस आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल एनर्जी इंक्लूड्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, या उससे कुछ स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस इतना ही।
तो आशा करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग इसको एज ए रिवाइज लीजिए। मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन, मुझे जो लगता है कि रिवीजन तैयारी के फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप भले अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए कहीं से भी, उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँ, उससे जो भी कॉन्सेप्ट संबंधित है, अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो साथ में साथ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।